आज की क्लास में एल्गी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करने के पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, वो आपको ये समझनी है कि अगर आप एल्गी को समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में इसके रिगार्डिंग ये बात बिठानी होगी कि ये जैसे आपको यहाँ पे थैलोइड दिख रहा है, थैलोइड स्ट्रक्चर, थैलोइड बॉडी बोलने का मतलब ये है जैसे वाटर रिजर्वॉयर के ऊपर या वाटर सरफेस के ऊपर ये दिख रहा है सारे बच्चों को, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको एक काम करना है, इसमें से डिफरेंशिएट करना है, इसका रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये कैसा टास्क है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात, ये ग्रीन कलर का है, अब बचपन से आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है। ऑल एल्गी आर फोटोसिंथेटिक बायोस्फीयर में जहाँ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात ये है, आप बचपन से आज तक ये जानते थे कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नेचर में, हमारे पूरे बायोस्फीयर में मोर देन 70% जो फोटोसिंथेसिस है वो ये एल्गी परफॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब पढ़ाई तो इसी चीज की चल रही है ना, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो एल्गी है, इनको हम प्लांट की सबसे बेसिक कैटेगरी में डाल रहे हैं। बेसिक कैटेगरी बोलने का मतलब ये है, जब सीरीज ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें भी एल्गी को हम सबसे पहले लेके जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी है। तो कहीं भी जब मॉडिफिकेशन किसी चीज का स्टार्ट होता है, जो सबसे पहली चीज होती है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा क्या होता है, बेसिक फीचर ही कैरी करता है, बहुत एडवांसमेंट नहीं होती है उसके बाद। इसके लिए यही बहुत बड़ी बात हो गई कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब आपसे तो या हमारे से तो ये ज़्यादा ही एडवांस हो गया ना। ह्यूमंस हैं कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, आपको डिपेंड करना पड़ रहा है किसी के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फीचर्स जो है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और इसके बाद जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपने जैसे ही इस इमेज को दिमाग में बिठाया, ऑटोमेटिकली वेल नोन ये बात है यहाँ पे कि इसके पास वेल डिफाइंड रूट, स्टेम्स, लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ रटने वाली बात इसमें है ही नहीं, ये बेसिक फीचर्स हैं इसके, ठीक है। देन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखी थी। मैंने आपको सिखाया कि आज के बाद से कहीं भी अगर आपको थैलोइड वर्ड सुनने को मिलता है, ये थैलोइड वर्ड, ठीक है। तो थैलोइड का मतलब आपको समझ जाना है कि अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शुरू के 4 चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, प्लस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये पूरी लाइफ के लिए आपका जो है बेस तैयार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि बायो के अल्फाबेट को सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके, ये भी है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, थैलोइड बॉडी जो है इसका साफ सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देयर इज नो एनी डिफरेंशिएशन अमंग रूट सिस्टम्स एंड लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्लॉथ बेयर है ये। और इस ये इतना मतलब लेजी होता है ना, इतना स्लो वर्क है इसका, इतना स्लो काम है। अब एक चीज देखिए, ये एल्गी जो आपको यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर के ऊपर दिख रहा है, तो इसलिए हुआ ना, जरूर यहाँ का पानी गारंटी के साथ क्या है, स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ पानी है। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो एनिमल है ये भी बहुत लेजी होता है, तो इसके लेजी होने की वजह से क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर ये एल्गी जो है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। लाइकेन बताया था फिर मैंने आपको, लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोसिस का क्या मतलब होता है, सिम्बायोसिस का मतलब ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बराबर बराबर इक्वल इक्वल बेनिफिट होता है। तो एल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है, ठीक है। देन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये केल्प्स हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउट नहीं रखना है इसके बारे में, एक सिंपल सी साधारण सी बात मैं आपको बताऊंगी। इनका नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जायंट एल्गी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हाइट इसकी 100 मीटर अबव जाने की वजह से जायंट एल्गी का टैग हमने इसको दे रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जैसे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो आपके लिए प्लांट्स का होना, ट्रीज का होना, हर्ब्स का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली उसी तरीके से वाटर रिजर्वॉयर के अंदर
या सी या ओशन के अंदर इनका होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये खत्म हो गए तो बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी सी या ओशन के अंदर से, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, एल्गी के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अराइज होता है अगर हम किसी लिविंग चीज के बारे में बोलते हैं, हाउ इट इंक्रीजेज इट्स नंबर। मतलब ये वेजिटेटिवली भी ग्रो करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें पाए जाएंगे। जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। मतलब किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पीसेस में उसको डिवाइड कर दीजिए, जितने पीसेस करेंगे उसको ले जाके उसकी ऑप्टिमम कंडीशन इज मस्ट। अब आप बोलेंगे मैडम हमने तो 100 पीसेस करे, उसमें से 50 पीस को हम सहारा डेजर्ट में छोड़ा है, तब तो नहीं ग्रो करेगा ना वो। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी जरूरी है कि आप इसको ऑप्टिमम कंडीशन देंगे, मतलब इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी मिलना चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर भी मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन तो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे बायोस्फीयर का इजिएस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जितने पीसेस करेंगे उतने ऑर्गेनिज्म बनेंगे। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने कोई अलग से पार्ट नहीं पढ़ा कि ये पार्ट है, अगर हम इसी को चाहें तो ग्रो करा सकते हैं, दूसरे पार्ट को हम ग्रो नहीं करा सकते। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या है, यहाँ पे अलग से ना एक स्पेसिफिक स्पोर बनेगा, और ये जो स्पोर होगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके नंबर को इंक्रीज करने के लिए। बस ये माइन्यूट सा फर्क है दोनों में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने साथ एक गारंटी लेके आता है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गारंटी लेके आता है कि 2000% यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी टू डिफरेंट टाइप के गेमेट्स की। क्या बोलने का मतलब है? टू डिफरेंट टाइप की गेमेट्स बोलने का मतलब है उसमें से गारंटी के साथ एक मेल गेमेट होगा और एक क्या होगा, One male फीमेल। gamete and female. फिर से बोलिए। I mean, वही one male gamete और female gamete. हाँ, वन फीमेल गेमेट, दोनों गेमेट जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद जो ये टॉपिक है, कभी आपको दिमाग में गलती से भी वहम नहीं रखना है कि जो हम ये आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ऊगेमी के जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किसका टाइप है, वेजिटेटिव का है या असेक्सुअल का है। जब उसको दूसरे गेमेट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो हम क्यों पढ़े उसके अंदर। हम यहाँ पे गेमेट्स की 3 कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। जो आपके पास क्या है, आइसोगेमस है, अनाइसोगेमस है और ऊगेमस है, ठीक है। ये जो टाइप्स है यहाँ आपके पास, तो इसमें से जो ये आइसो, आइसो मतलब सिमिलर होता है ना। ये कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये जो दोनों गेमेट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सिमिलर है, तो हमने इनको आइसोगेमस बोला। क्या बोला हमने इनको? आइसोगेमस बोला, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, आइसोगेमी जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहीं से क्या करते हैं, ये गेमेट्स ये निकाल के इसको और दोनों आपस में यहाँ पे फ्यूज करेंगे, तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि ये आइसोगेमी शो करने का काम कर रहा है, ठीक है। देन अनाइसोगेमी और ऊगेमी में कंफ्यूजन होती है बच्चों, उसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आइसोगेमी कोई पूछे बस आपको चुपचाप एक बात बोलनी है वहां पे, in case of isogamy there is involvement of two similar type of gametes in which we can't recognize between male and female gametes, जिसमें हम मेल और फीमेल गेमेट के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अनाइसोगेमी, अनाइसो मतलब होता है डिफरेंट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात लिखनी है कि इन केस ऑफ अनाइसोगेमी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स। क्या बोलने का मतलब हो गया यहाँ पे, हम इसमें इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल गेमेट कौन सा है और फीमेल गेमेट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसका लिख रखा है, यूडोरिना, काफी कॉमन सा एग्जांपल है इसका, ठीक है। देन हम यहाँ पे ऊगेमी में आते हैं। कई बुक्स ने ऐसा लिख रखा है और सही बात भी है, गलत इसमें नहीं है कुछ बोलने वाली बात। कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ, ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, जब अनाइसोगेमी में आप खुद ही स्टैंप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, गेमेट होंगे, ठीक है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के गेमेट होंगे तो ऊगेमी भी तो वही है। बस एक छोटा सा यहाँ पे फर्क क्या आ गया है ऊगेमी में, कि मेल गेमेट मोटाइल होने की गारंटी होगी और फीमेल गेमेट जो है वो स्टेशनरी होगी, नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और फ्यूपस। तो वॉल्वॉक्स के बारे में मैंने आपको सिखाया था
वॉलबॉक्स को जब आप देखते हैं तो ऐसे गोल गोल, ऐसे गोले की तरह ऐसा बॉल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखता है ना, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको ग्लोब एल्गी कहते हैं। नाम ही हमने क्या दे रखा है इनको, हमने इसको ग्लोब एल्गी बोल रखा है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पिछली क्लास में दे रखी थी। कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बोलना स्टार्ट करें ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे, डायरी फिल हो जाएगी बट एल्गी के यूजर्स फिनिश नहीं होंगे। एक सिर्फ एक कॉमन सा स्पिरुलिना है ना, उसके ऊपर आपकी डायरी भर जाएगी लिखते लिखते, ठीक है। तो जितनी भी वैरायटीज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्या इसका बेसिक नेचर में रोल है, और अगर हम इसको कमर्शियली देखना चाहते हैं तो आपको ये क्या क्या बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है उसके साथ हम आज की क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और एलगी का यूज तो खैर कितना ज्यादा है ये तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दे रखे थे, जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है उससे ये सारे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, करके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, एलगी के बारे में कर रहे हैं। किसी को भी अगर हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लैमिनेरिया देखते हैं, ठीक है। तो लैमिनेरिया की क्या खासियत है कि इसको एज अ फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ऐसे ना आपने देखा होगा जगह जगह पे, ये जो है ये लैमिनेरिया है, ठीक है। इसको आपने ऑलरेडी देख रखा है, देखा ना ऐसा जगह जगह आपने, है ना। हाँ तो मैम। ये जो है, हाँ ये जो है यहाँ पे इसको मतलब खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने के तौर पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आज के डेट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एलगी के बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिससे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स के टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं, है ना। चलिए फिर बेसिक बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं एलगी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जितना फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी सिखाऊंगी ना, वहां पे बार बार एक बात आएगी, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में से लेना है और उससे क्या करना है, ऑक्सीजन को लिबरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो यही करते हैं, एल्गी करते हैं। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे नोट करेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड fixation on earth, fixation on earth is carried out by algae। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो कौन करेंगे, एल्गी करेंगे। कैसे करेंगे, एक ही तरीका है इसके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, फोटोसिंथेसिस, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। और यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। फोटोसिंथेसिस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक सिंपल सा फेनोमेना है जहाँ पे आपको क्या लगता है प्लांट्स ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या, नहीं। प्लांट्स जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं अपना फूड बनाने के लिए, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात ये है कि उसमें होता क्या है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन लिबरेट होता है। हमेशा इस बात को याद रखना, वो ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं काम कर रहा,
वो काम प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को मतलब है किस चीज से, उसको अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है, लेकिन उस फूड को बनाने में क्या होता है, अब ऑक्सीजन वहां पे एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो नहीं कर रहा फोटोसिंथेसिस, वो अपने लिए कर रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो मैंने इतनी बार इसको रिपीट कर दिया कि आपको ये पॉइंट तो खैर याद ही होगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपको याद है कि जो हम फूड चेन की पढ़ाई करते थे, जैसे आप कोई सा भी फूड चेन देखते हैं, तो फूड चेन में आपने क्या सीख रखा है कि सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। किसी भी फूड चेन को अगर आप देखते हैं नॉर्मल सा, अगर हम एक फूड चेन निकालते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो फूड चेन की कैटेगरी है, तो इस फूड चेन की कैटेगरी में हमेशा ही जो बिल्कुल बेस वाला जो लेवल है, उस बेस वाले लेवल पे कौन बैठा हुआ है, हमेशा हर जगह पे बेस वाले लेवल पे कौन बैठता है, जो कोई भी क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। जैसे हम एक छोटे से फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है। अब ये नेचर में हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ हम बोल रहे हैं, नीचे ये जो लिखा हुआ है आपको, मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखिए ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो नहीं जाएंगे ना, हमारे अब आपके कहीं पे भी, कहीं आपके लोकल एरिया में आम का पेड़ लगा है, वो तो नहीं जाएगा ना वाटर इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इन वाटर रिजर्वॉयर के अंदर या इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, जो पूरा ये फूड चेन चल रहा है, जो पूरा ये फूड साइकिल चल रहा है, उसका ये बेसिस बनाने का काम करता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। प्राइमरी प्रोड्यूसर सी में, ओशन में, पॉन्ड में, कहीं पे और स्टैग्नेंट वाटर है, वहां पे कौन हो जाएगा, वहां पे ये एलगी हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक लाइन लिखना था बस, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसके रिगार्डिंग। तो आगे देखिए, आगे लिख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया। चलिए आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी को हम लोगों को लिखना है, कोई मैं नया नहीं लिख रही यहाँ पे। देखिए, algae are of paramount importance as primary producers, as primary producers of energy rich compounds, energy rich compounds which form, which form the basis of the food cycles of all aquatic animals। जैसे हमारे लिए इस अर्थ पे प्लांट्स इंपॉर्टेंट है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो एल्गी है, ये पूरे वाटर रिजर्वॉयर में जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उनके खुद के इकोसिस्टम में मेंटेनेंस के लिए एल्गी का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। इतना बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर ये नहीं रहे तो इसकी इम्पोर्टेंस को
कोई और रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना है आपको। आगे हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। मैंने अभी तक 2 ही पॉइंट आपको सिखाया है और आई होप कि आप में से सारे बच्चों को याद हो गया होगा। ये कुछ नया तो मैंने लिखा नहीं है, चाहे तो आपने सुन रखा होगा या फिर नहीं सुना था तो मैंने आपको आसान सी भाषा में समझा दिया है, समझ आ गया होगा आपको। आगे देखिए, इसमें से ना बहुत सारी एल्गी को ना हम लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। आज के डे में तो फूड तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे महंगे महंगे फूड सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स वगैरह जो है हम यहाँ पे इनका इस्तेमाल करके बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मेनी स्पीशीज ऑफ, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम आपने पोर्फाइरा की मेनी स्पीशीज क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेनी स्पीशीज ऑफ पोर्फाइरा लिखा है, ठीक है। पोर्फाइरा की बहुत सारी स्पीशीज होंगी, उसके बाद लैमिनेरिया की बहुत सारी स्पीशीज होगी, ठीक है। देन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सारगैसम, घासों जैसा दिखता है ये, मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद ये जो सारगैसम है, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। अमंग 70 species of marine algae, of marine algae used as food, used as food, जिसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 12th क्लास में, अभी नहीं, 12th क्लास में ना एक छोटा सा टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे ना स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो आपको वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, सिंगल सेल प्रोटीन। वहाँ पे इसी बात की पढ़ाई कराई जा रही है, यही चीज आपको सिखाई जा रही है कि फ्यूचर में जाके ऐसा होना है कि हमारे अर्थ पर से जब सारे फूड रिसोर्सेज सब कुछ खत्म होने लगेगा, और जिस स्पीड से ह्यूमन आज हर चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इनको लगता है कि टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप अगर हमने खरीद लिया है तो हम ऑक्सीजन भी बना सकते हैं अपने लिए। तो जो ट्रीज है या प्लांट्स है उसकी इंपॉर्टेंस को तो खैर कोई देख ही नहीं रहा आज के डेट में। अगर यही कंडीशन रही, जिसको आप डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, तो यही अगर कंडीशन रही तो एक ऐसा टाइम रहेगा कि फूड रिसोर्सेज के नाम पे कुछ नहीं बचेगा। नॉर्मली भी आप देखिए ना, जो नॉर्मल जो बिल्कुल जीरो लेवल के जो फ्रूट्स थे ना, मतलब एक हम एप्पल माने या फिर कोई भी साधारण सा, जो ना पहले बहुत साधारण बात थी लोगों के लिए, वो अगर आप मार्केट में जाइएगा खरीदने के लिए 200 रुपीज के जी, 300 रुपीज के जी, मॉल चले जाइए तो 500 रुपीज के जी। रीजन क्या है भाई, आपने छोड़ा ही नहीं है और डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रो करता जा रहा है और इनका जो नंबर है बहुत कम है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा, मतलब ज्यादा दिन तो नहीं है, मेरे ख्याल से 4-5 सालों के अंदर ही ये 1000 रुपीज के जी भी आपको खाने को मिलेगा। रीजन क्या है, जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने डेवलपमेंट का रेट बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डेवलपमेंट का रेट बढ़ाने के साथ साथ दूसरे तरफ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगले जनरेशन के लिए ऐसी कंडीशन आने वाली है जहाँ पे हर किसी को ब्रीथिंग रिलेटेड तो डिसऑर्डर या डिजीज होना ही होना है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, ठीक है। और प्लांट को छोड़ के और कोई फिक्सेशन इस पूरी दुनिया में कर ही नहीं सकता। ऐसी कोई कंपनी आपने अपने बचपन से आज तक बनती हुई नहीं सुनी होगी जो ऐसा बोले कि हमने एक ऐसी टेक्निक इजाद कर दी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन। ये पावर जो है गॉड ने, अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ये पावर जो है सिर्फ प्लांट्स की कैटेगरी के पास है। और अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये पावर जो है सिर्फ माइक्रोब्स के पास है। तो ये दो चीजें ऐसी है ना जिनको कोई इस दुनिया में कभी किसी कीमत पे रिप्लेस कर ही नहीं सकता है, वो कोई टेक्निक आज तक बनी है नहीं, ऐसी ना बनने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। मैम अब यहाँ, हाँ कुछ बोल रहे हैं कोई? मैम 70 के बाद स्पीशीज होगा क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये टी मिस हो गया, ओ आ गया इसकी जगह पे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो एक यहाँ पे ना एक टर्म आएगा आपके पास,
हाइड्रोकोलोइड्स, ठीक है। बचपन में ना आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पता नहीं उसका इमेज यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने की। एक्सपेरिमेंट, आपको ना एक मेरे ख्याल से 6th 7th क्लास में जब आप होंगे ना, तो आपको ना एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, बॉक्सेस बना के, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के, जिसमें आपको ये दिखाना था कि अगर आपके पास प्लांट्स अवेलेबल हैं और ट्रीज अवेलेबल हैं, तो आप अगर एक ट्रे में क्या करते हैं, प्लांट को या ट्री को लगाते हैं, और दूसरे को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो अगर आप उसको टैप वाटर के नीचे ले जाइएगा, तो जिसके अंदर क्या है, प्लांट्स है, उसका सोयल जो उसमें बना रहता है, दूसरे वाले का फ्लश आउट हो जाता है वहाँ पे। नहीं है इसमें, प्लांट्स करके देखते हैं। वो तो एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा, देखिए एक इसका हम लोग एक इमेज की हेल्प तो ले ही सकते हैं। ये देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे ना एक पॉट में प्लांट लगा रखा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने प्लांट लगा रखा है, केस नंबर 1 इज दिस, एंड केस नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि जो आपने ये प्लांट लगा रखा है, इसमें ना एक आप ऐसा पॉट ले लीजिए जो कि खाली है, मतलब उसमें प्लांट नहीं है। समझे क्या बोला मैंने? अगर ये एक सेटअप ए है तो इसमें प्लांट है, दूसरे वाले में प्लांट नहीं है, ठीक है। तो जिसमें प्लांट है और जिसमें प्लांट नहीं है, दोनों को ले जाके आप रख दीजिए टैप वाटर के नीचे। तो सारा का सारा जो मिट्टी है वो किसका फ्लश आउट हो जाएगा, बताइए? जो सॉइल है, फ्लश आउट किसका होगा, प्लांट वाले का या जिसमें प्लांट नहीं है उसका? मैम क्वेश्चन जिसमें समझ प्लांट आया नहीं क्या है। बोला मैंने? आपके पास 2 गमले हैं, एक में आपने प्लांट लगा रखा है और दूसरे में आपने कुछ भी नहीं लगाया है, वो ऐसे ही वेकेंट है, मतलब सिर्फ सॉइल सॉइल है, उसमें मिट्टी मिट्टी है। तो आप अगर टैप वाटर के नीचे ले जाइएगा तो किसका जो सॉइल है वो फ्लश आउट हो जाएगा वहां से, प्लांट वाले का या विदाउट प्लांट वाले का, ये पूछ रही मैं। मैम विदाउट प्लांट वाले। कॉमन सेंस है, देखिए। विदाउट विदाउट प्लांट वाले का रीजन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, एक छोटा सा, अगर आप छोटा सा, जैसे एल्गी जहाँ पे काई लगी होती है ना, ग्रीन ग्रीन, कई बार होता है ना मॉइस्ट सॉइल है उसके ऊपर भी तो लगा मैम होता वो है। वाटर को होल्ड करके रखते हैं। हाँ, तो इसको ना वहां से उखाड़ने की अगर आप कभी कोशिश करके देखेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां से क्या है, सॉइल वाला जो पार्ट है ना वो भी उखड़ के आ रहा है साथ में। रीजन क्या है, इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है जिसको हम लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छी होती है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोकोलोइड्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे आपने केल्प देखा, रूट हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रूट बोल देंगे उसको, बट उसके पास वैसा दिखने वाला, अपीयरेंस वाला एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग राइजोइड्स का नाम देंगे। तो वैसा जो प्रेजेंट होता है, वो करता क्या है, जहां भी जिसकी चीज से अटैच होगा वहां पे वो मॉइस्चर को बना के रखने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉइंट, मैं हेडिंग ही डाल देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको डाउट ना हो। हाइड्रोकोलोइड्स, इसमें लिखिए certain marine brown algae and red algae, red
एल्गी, क्योंकि क्लासिफाई करने जा रहे हैं अभी हम लोग आगे इसको। 3 तरह का होगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जिसमें से हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्टेन मरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, यही 2 कैटेगरी है एल्गी की जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, कभी अगर डाउट हो तो ऐसे इसको स्प्लिट करके देखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर और कोलोइड का मतलब आप समझते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स। तो क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब निकला वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, तो जिसकी वजह से ये नेचर के लिए और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ये हाइड्रोक्लोराइड्स तो सीख लिया आपने, ठीक है। अब बहुत सारी एल्गी ऐसी है जिसको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। हाँ, किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना है? मैम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यूजफुल कैसे हो सकती है, कुछ एग्जांपल देंगे प्लीज? देखिए, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, जो डेजर्ट वाला एरिया आपने देखा है, तो डेजर्ट वाले एरिया में क्या है, आपको सिर्फ सैंडी सोयल, वहाँ पे सैंड 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 दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी प्लांट्स के पास, तो उसका जो एंकरेज वाली जो प्रॉपर्टी है, एंकरेज मतलब वो जो स्टिक करके बैठा हुआ है सॉइल के साथ, जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पिलर्स होते हैं ना, आपने नोटिस करा होगा, जितनी बड़ी और जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उसके पिलर्स उतने डेप्थ में डले होते हैं। कभी अगर कहीं कोई मॉल वॉल बन रहा हो तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, उतने ज्यादा डेप्थ में क्या होता है, उसके पिलर्स डले होते हैं। अब इस प्लांट को अगर आप ऐसा इमेजिन करके देखिए कि हम एक बड़ा सा प्लांट लेके आ रहे हैं, हम सॉइल के ऊपर रख दिया, हमने चिपका दिया हमने, अब एक थोड़ी सी हवा बही बस वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे उसके एंकरेज में ANCHORAG, एंकरेज मतलब पकड़ होता है, ठीक है। सॉइल के साथ एंकरेज में भी हेल्प कर रहा है, और दूसरी बात, जो सारे फसाद की जड़ है, क्या प्लांट बेचारा तो जिंदा ही इसलिए है ना क्योंकि रूट्स उसको वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हुआ ही नहीं और रूट अपने पास वाटर को रखेगा ही नहीं, तो आगे प्लांट को देगा क्या। तीसरी बात, अब ये अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखेगा नहीं तो हमेशा 24 घंटे तो कोई पानी डालता नहीं रहेगा ना। जैसे आपको 3 टाइम्स मील चाहिए, आपको सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम में चाहिए या रात में चाहिए, ठीक है। आप गुस्से में बोले मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो आपकी हालत उसी बाइक या स्कूटर वाली हो जाएगी जिसको आप जब तक पेट्रोल नहीं डालिएगा नहीं चलेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके बॉडी के भी सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बेचारे को तो नहीं जा रहा कोई खाना पानी देने के लिए। तो यहाँ पे है, ये कैसे लेता है अपना फूड, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट कैसे लेता है, ये सॉइल के हेल्प से लेता है। अब आया समझ में, आगे चले हम लोग। यस मैम, थैंक यू। चलिए आगे देखिए, हमारे पास कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, आप जब आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आपने नोटिस करा होगा, आप एक काम कीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, सेम ना आइसक्रीम का 2 कप रखिए अपने पास, बिल्कुल सेम, मान लीजिए वनीला कप अगर आप खाते हैं, 2 कप रखिए आप अपने पास। एक में मतलब 2 कप रखने का मतलब है कि एक नया वाला जो आपने खरीदा है उसको रखिए, और दूसरा वाला जो खाली कर दिया, सपोज कीजिए वो खा गए आप, वो ब्लैंक है, खाली है, वेकेंट है, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए, अपने घर में आइसक्रीम बनाइए, जिससे भी आपको बनाना है, या तो आप आइसक्रीम पाउडर ले आइए दुकान से, जैसे आपको बनाना है। उसको बनाने के बाद ना दोनों को एक साथ रखिए। जब दोनों का ना वेट करेंगे, वेट लेंगे जब दोनों का, तो जो आपने घर में आइसक्रीम बनाई है ना, उसका वेट जो है, जो आप बाजार से खरीद के लाए हैं उसके वेट का डबल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो घर में बना रखा है ना, वो काफी हार्ड और टफ होगा खाने में। कभी कभी बनाया है बचपन से, ट्राई किया है कभी घर में आइसक्रीम बना के देखी कभी आपने? यस वो होता है ना हार्ड और टफ होता है ना, वो जो घर में बनाते हैं,
जो आप शॉप से खरीद के लाते हैं, जैसे जो भी किसी भी ब्रांड का बिक रहा होता है, वैसा नहीं होता है वो। रीजन ये है, और वो थोड़ा पोरस भी होता है, कभी अगर आपने उसको ध्यान से नोटिस करके देखा होगा, एक्चुअली होता वो इसलिए है क्योंकि हम उसको बनाने में, ठीक है, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया जो है इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम और जेली बनाने में, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं आगे, इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट लिखिए। जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया are used मैम to ये तो grow। क्या मैम एल्गी का नेम है? हाँ नेम है, ये लिख के दिखा देती हूँ मैं अभी आपको। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन preparations of ice cream and jelly। jelly, ठीक है। देखिए, एक मैंने आपको बोला था, एक सारगैसम है, ये आप देख लीजिए, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया है ना। सारगैसम, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, हालांकि आप तो साथ के साथ नोट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो मच बेटर है। नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ देंगे। देखिए, ये रहा सारगैसम। जैसे देखिए यहाँ पे ना, इस पर्सन ने अपने हाथ में ले रखा है इसको, ये पर्सन है जिसने इसको ना सी वीड भी बोला जाता है, कॉमन मतलब ऐसे साधारण तौर पे हम लोग जब बोलते हैं ना, इसको सी वीड भी कहते हैं हम लोग। ये जो है, ये सारगैसम हो गया ये, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब आपको अगर ऐसा लग रहा होगा ना, इसमें ये ऐसे बल्ब की तरह क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसका स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। आगे मैं स्पोरेंजिया पढ़ाऊंगी आपको ना, इसमें समझ आएगा आपको, थोड़ा ब्लर है। यहाँ देखिए ऐसे लगा हुआ है पूरा का पूरा। कहावत आपने सुनी है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, सुना है आपने। तो ये जो है ना, ये एल्गल ब्लूम भी कॉज करने का काम करता है। ब्लूम मतलब समझते हैं क्या होता है? ब्लूम मतलब बिल्कुल ही ये क्या करेगा, पूरे वाटर रिजर्वॉयर के अप साइड से करता करता मतलब सबका ये जीना मुश्किल कर देगा ये। तो एल्गल ब्लूम कॉज करने का भी काम करता है ये। तो आज के डे में लोगों के लिए ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई है कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से अपने नंबर को इंक्रीज, अब यहाँ पे भर भर के इस बेचारे को ऑप्टिमम मॉइस्चर भी मिल रहा है, साथ के साथ टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने नंबर को बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है वहाँ पे। तो ये भी ब्लूम कॉज कर सकता है ना, इजिली ब्लूम कॉज करने का काम जो है ये भी कर सकता है। यहाँ पे मैं बस एक नेम मेंशन कर देती हूँ ताकि जब भी पीडीएफ जाए आप लोगों को समझ आ जाए। कुछ सोचेंगे पता नहीं क्या है ये, है ना। वो और वो क्या सेम है? फिर से बोलिए। मैम वो लेफ्ट दोनों वाला सेम है, और राइट वाला? हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है। सेम है, दोनों सेम है। दोनों, एक जो हाथ पे लिया हुआ और ये जो साइड में, राइट साइड में जो आपको दिख रहा ना, उसी का क्या है, यहाँ पे ब्लूम आपको दिखाया जा रहा है, मतलब जो एल्गल ब्लूम है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। ये सारगैसम, ओके मैम। ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन
प्रॉब्लमेटिक तब हो जाता है जब ये क्या करता है, एल्गल ब्लूम कॉज करने का काम करता है। मैम वो सिर्फ एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। हाँ, हम लोगों को क्या हार्म करेगा, हम लोगों को इनडायरेक्ट वे में कैसे कर सकता है, दिमाग लगाइए अपना। अगर मैं पूछूं इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि पूरा का पूरा जो लिविंग सिस्टम का फूड वेब है आपका, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आपको पता होगा, कभी न्यूज़पेपर वगैरह में आप जो वहाँ के पढ़ते होंगे तो कई बार ऐसा न्यूज़ में आता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो फिशेज ऐसी हैं जिसको रह रहे के टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बैन करती रहती है, अब इसको कोई नहीं खाएगा, करती है ना, देखा होगा आपने, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। हाँ तो मैम। इसलिए उसको हाँ, ठीक इसको है। इसलिए बैन किया जाता है, रीजन ये है कि उसके ऊपर सपोज कीजिए एक फिश है और लेकिन उसके ऊपर अदर 56 या 108 या 57, मतलब उसके ऊपर और वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो ग्रो करेगा, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करने का काम तो करेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ह्यूमन है तो बहुत अच्छे, नो डाउट, लेकिन आज के डे में जो डेवलपमेंट का रेट है आपको भी पता है, तो आज इस पूरे जैसे कैसे कोरोना के टाइम में दिखा रहे थे, कह रहे थे कि न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ऐतिहासिक तरीके से पॉपुलेशन का रेट इतना कम, मतलब पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों जो है वो सड़कों पे नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे उनको पता ही नहीं था कि पोल्यूशन कौन कॉज करता है, जैसे उनको पता ही नहीं था कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है। भाई इतना पॉपुलेशन है तो उतना मोटर व्हीकल भी होगा, उतनी सारी चीजें भी होगी, तो सब सबके सब जो सड़क पे निकलेंगे, जैसे कैसे दिल्ली में देखा था आपने, ऑड इवन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था बीच में, पता है आपको, कि एक दिन ना ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, तो ऐसे ऐसे रह रह के रूल बनाते रहते हैं इस तरीके से कि हम किसी भी तरीके से करके क्या करें, जो यहाँ पे पोल्यूशन है उसको हम कम करें। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा अगर हो गया, तो इस पानी के अंदर जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए ये जानलेवा हो जाएगा, उनके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग, हम लोग यहाँ पे क्लोरेला के बारे में बात करते हैं, आपको क्या लगता है जो स्पेस साइंटिस्ट जाते हैं स्पेस में, वो क्या मतलब अगर उनको एक प्रोलॉन्ग टाइम तक रहना है तो वो पूरा उतना खाना पानी थोड़ी ढो के लेके जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ना क्लोरेला का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया उम्दा एग्जाम्पल है ये, इतना ज़्यादा ये प्रोटीन रिच होता है कि स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा, आप देखिए यहाँ पे ना ऐसे स्पून में आपको चम्मच में दिखाया जा रहा है, ये देखिए, और ये मार्केट में टैबलेट टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में बिकते भी हैं। भाई स्पेस साइंटिस्ट जब खाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं बेचारा कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, जब उनका दिमाग इतना चलता है इसको खा के तो आपका तो चलेगा ही चलेगा, है या नहीं। इसको भी देखिए ऐसे, हम इसको भी सीवीड की उपाधि देते हैं, अगर ऐसे इस तरीके से करके ग्रो करना स्टार्ट करें, आपके पास 3 इमेजेस हैं, तीनों क्या क्या है मैं समझा देती हूँ आपको, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई डाउट रखने की जरूरत है अपने मन में। देखिए, और एक ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मैं तीनों आपको, या फिर यही वाला देख लीजिए, एक यहाँ पे आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, चलिए ये दिख रहा है, यस मैम। यहाँ पे एक जो है ये तो ऐसे इस तरीके से लगा हुआ आपने देखा है, देखा है सारे बच्चों ने, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा, देखा है ना, नहीं यस देखा मैम। ऐसे सीवीड लगा हुआ कहीं भी, कहीं पे जाइएगा ऐसे किनारे यस विनारे पे मैम, ना जहाँ रॉक के मॉइस्चर होगा ऊपर। तो ऐसे नहीं कवर किया होता, होता है ना, ठीक है, मैम रॉक के ऊपर एक, लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है वही, एक जो है यहाँ पे ये दिस वन इज माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा वाला जो आपको दिख रहा है, प्रॉपर प्रोसेसिंग करने के बाद आप पाउडरी फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं, और दिखाते हैं मजेदार बात, देखिए ये वाला तो आपको देख के समझ ही आ रहा है कैसा पाउडर होता होगा, इसका होता होगा क्या होता है ना। और एक और देख लीजिए, और चाहिए आपको, इसके देखिए टैबलेट्स भी आते हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये है और एक स्पिरुलिना है, मैंने सिर्फ पी लिखा था, टैबलेट से खुद ही ला रहा है, ये देखिए
कितने सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, नजर आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो। अब कहीं ऐसा ना हो ये ब्रांड वाला खुश हो जाए कि मैडम मेरा ऐड कर रही है, तो बस ये डब्बा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इतने सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कैसे ये टैबलेट के फॉर्म में है, ये वाला कैसे है, टैबलेट के फॉर्म में है ना। तो इसको हम लोग कुछ ज्यादा ही जूम वर्जन आ गया इसका, नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए, दिख रहा है ना। नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रहा, अच्छा रुकिए इसको यहाँ से निकाल, मैम नजर आ लगता रहा है है। वो वाला पिक्चर के पीछे है। एक मिनट इसका मैं ऐसे करूँ, सपोज कीजिए ये वाला मैं निकालती हूँ, अब तो आएगा ही नहीं। ये देखो, अच्छा ये दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये हाँ मैम। दिख रहा है ना। तो ऐसे ना ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन रिच होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। और आगे आपको पता है फ्यूचर में जाके जब खाने को कुछ नहीं बचेगा ना, तो लोग इसी के ऊपर जीने वाले हैं। तो यही 12th क्लास में जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपको हमेशा के लिए यहाँ पे याद रहेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्लोरेला। अगर आपसे पूछा गया नीट के एग्जाम में मेंशन द नेम ऑफ दैट एल्गी या विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज देयर फूड सप्लीमेंट, तो आप क्लोरेला को मार्क करेंगे, है ना। किसको मार्क करेंगे, क्लोरेला को। याद हुआ सबको, है ना। यस मैम। ये इसका ये टैबलेट का फॉर्म हो गया। ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का ही होता है, ये सही में ग्रीन कलर का होता है। इसलिए ग्रीन कलर का होता है कि अब ऑर्गेनिक अगर ये बना रहा है, तो अगर उसमें मिलावट ना करे तो ऑब्वियस है कि अगर इस पाउडरी फॉर्म जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, तो इस बेचारे का टैबलेट भी तो ऐसा ही बनेगा, कॉमन सेंस है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक क्लोरेला, मैंने इतना लेक्चर दे दिया, याद हुआ सबको क्लोरेला। विच एल्गी इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स एज फूड सप्लीमेंट, तो क्लोरेला हो गया। नेम द एल्गी विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। मैं इसलिए इतना लेक्चर दे रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ क्लास में याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं इसके बारे में क्योंकि आपको याद हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोरेला और ग्रीन एल्गी, ग्रीन अगर अ लिखा है तो एल्गा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एल्गा लिखना पड़ेगा। क्यों एल्गा लिख रहे हैं, और ग्रीन यूनिसेलुलर है, ये कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये जो वहां पे आपको ऐसे झुंड में दिख रहा था ना, इसने कॉलोनी बना के रखा हुआ था। ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स, rich in proteins is used as food, आप लोग भी खा सकते हैं, बिकता है ये ऑनलाइन, as food supplements given by space travelers। स्पेस ट्रेवलर्स भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, मैं देखती हूँ वहाँ पे ना मेरे पास थोड़ी सी जगह अवेलेबल है, वहाँ अगर हो तो मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। क्योंकि ये पेज ना हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के लिए लेते हैं। देखिए यहाँ पे है अपना क्लोरेला, क्लोरेला है यहीं पे अपना रहेगा, है ना। अब मैं क्लासिफाई करूंगी इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं समझने में किसी को।
क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब फिट हो गया, अब सही हो गया बिल्कुल। अपना यहाँ पे ओरेला क्लोरेला है यहीं पे अपना रहे, सही ठीक हो गया। चलिए तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा और एक लाइन यहीं हमने श्रिंक कर दिया इसको। चलिए अब आगे देखिए, अब जो है हम इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में जब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे एल्गी, तो ऑब्वियस है कि हम जब सबकी पढ़ाई को आसान करना चाहेंगे तो क्लासिफिकेशन भी होगा। इस पूरी दुनिया में क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ तो पता चला बारी बारी से सारे ऑर्गेनिज्म को उठा के रिपीट कर करके पढ़ते रहिए और ये जो एक्सप्लेनेशन है या किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो कभी ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, एल्गी को बेसिक 3 क्लासेस में हम डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे एक फ्रेश पेज हमने लिया है, उसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। The algae are divided. The algae are divided into 3 main and basic classes. Main classes. और ये नेम जो है वो आपको याद हो भी जाएगा सुनते सुनते। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं याद करा रही हूँ आपको या रटा रही हूँ। अब किसी चीज़ को 50 बार सुनिएगा तो याद तो हो ही जाएगा ना, है ना। तो ये है, और इसकी जो कैटेगरीज हैं नेम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1 हो गया यहाँ पे क्लोरोफाइसी कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, CHLORO, जैसे ही क्लोरो लग गया तो आप समझ जाएंगे अपने आप, अच्छा ये ग्रीन मैम एल्गी ग्रीन है। एल्गी। क्लोरो मतलब, हाँ क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन है, ग्रीन से कंसर्न है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि ये ग्रीन एल्गी है। क्या है ये, ग्रीन एल्गी है। क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी। क्लियर है बिल्कुल। सेकेंड वाले की बात करते हैं हम लोग, दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोफाइसी के बाद अब थियोफाइसी आता है। ठीक है, थियोफाइसी THAEO, और लास्ट में सब में फाइसी ऐड कर देना, THYCEAE। क्लोरोफाइसी के बाद देन हमारे पास क्या ग्रीन आएगा, एल्गी। थियोफाइसी आएगा। ठीक है, ये ब्राउन एल्गी हो गया। क्या हो गया, ये ब्राउन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी। देन हमारे पास क्या है, लास्ट वन इज 3 ही कैटेगरी है तो लास्ट ही बोलेंगे अब हम लोग, है ना। 10 तो पढ़ना नहीं आपको, और बहुत अच्छी बात है 3 ही पढ़ना है ना। लास्ट वन इज रोडोफाइसी, हम लोग इसको कहते हैं RHODO, रोडो लगा होगा इसमें, रेड एल्गी है ये। R फॉर रोडो, R फॉर रेड, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है ये रेड एल्गी है। क्या है ये, रेड एल्गी है। नेम ये नोट कर लेंगे, याद रखेंगे हमेशा। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये 3 कैटेगरीज हैं आपके पास एल्गी की। 3 ही बेसिक कैटेगरीज हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, चौथी नहीं है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो 4, 5, 10 कैटेगरी बना के बैठे हैं, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ किससे मतलब है कि आपका सिलेबस क्या है और कितने से आपका नीट में सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी जो है या थियोफाइसी है या रोडोफाइसी है, किसी के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो सबके बारे में एक स्पेशलिटी क्या है, ये एल्गी की कैटेगरीज है, और एल्गी अगर है तो प्रोड्यूसर तो ये है ही है, ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करूं, सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो मेरा काम ये है कि मैं बच्चों को मैम आपकी किताब में, हाँ बोलिए। मैम ब्राउन एल्गी क्या फोटोसिंथेसिस करता है? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। मैम बट उसके उसमें पास तो मैम क्लोरोफिल नहीं होता है। ब्राउन कलर अगर उसके पास होगा भी तो वो एक शेड में प्रेजेंट होता है। बहुत वैरायटी ऑफ ओलिव ग्रीन, येलोइश टाइप का, ब्राउनिश टाइप का, जब आप देखेंगे तो ये भी परफॉर्म करेगा वहां पे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऐसे मोस्टली क्या होता है जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको रटना स्टार्ट करते हैं। रटना नहीं है आपको, सबसे पहला और बेसिक काम जिसको बाकी टीचर्स बाद में कराते हैं, मैं पहले कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले ही मैं क्या करती हूँ, तीनों को डिफरेंशिएट कर देती हूँ। आपके बुक का ही टेबल है, मैं किसी दूसरी जगह से नहीं लेके आई, ठीक है। ये 3 एल्गी है आपके पास, 3 कैटेगरीज ऑफ एल्गी, और these कैटेगरीज आर क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें भी कुछ नया नहीं आपको। अब इसको आसान बनाते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, नाम मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप 100 बार किसी चीज को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है क्लोरोफाइसी है, थियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। क्लोरोफाइसी इज द ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी इज द ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी। अब एक नई ट्रिक बता रही हूँ इसका पिगमेंट लिखने के लिए, इसको सीखिए। पहले तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, कोई दिक्कत? पहले तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। ए के बाद जब आप अल्फाबेट लिखते हैं ना, ए बी सी डी, तो ए के बाद लिखते हैं ना बी सी डी, तो ऊपर से बिठा दीजिएगा बी सी और डी। याद हो गया सबको? समझे क्या बोला मैंने? पहले यस तीनों में लिख लीजिएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, फिर बिठा दीजिएगा बी सी डी। मतलब क्या हुआ, क्लोरोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, थियोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, रोडोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्राउन एल्गी के पास जो पिक्यूलियर ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। नीट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, which specific pigment provides brown color to brown algae? Fucoxanthin। क्या लिखना है आपको? Fucoxanthin। And which specific pigment is responsible for providing red color to red algae? That is phycoerythrin, या R phycoerythrin भी बोलते हैं। आपको ये तीसरा कॉलम याद हो गया सबको? दूसरा तो याद ही आपको, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सेकेंड वाला कॉलम भी आपको याद हो गया, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी। सिर्फ आपको जो ब्राउन एल्गी है उसमें फ्यूकोजेंथिन लिखना है, और जो रेड एल्गी है आपको उसमें आपको फाइकोइरिथ्रिन लिखना है। इरिथ्रिन, इरिथ्रो मतलब रेड होता है, जैसे कैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं ना, उसे याद रखेंगे। और PHYCO, फाइको मतलब एल्गी होता है। ये कॉलम याद हुआ सबको? यस और नो? याद हुआ? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे कैटेगरी है, क्योंकि क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो अल्फाबेट में एबीसीडी लिखते हैं तो पहले सी आता है, फिर टी आता है, फिर आर आता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा कि यही सीरीज है, ठीक है। इसके लिए स्टोर्ड फूड के लिए ट्रिक याद रखिएगा, SMS, SMS याद रखिएगा। अब इसको जब आप डिटेल करके लिखिएगा तो फर्स्ट वाले का स्टोर्ड फूड है स्टार्च, सेकेंड वाले का है मैनिटॉल और लैमिनेरिन, थर्ड वाले का है फ्लोरिडियम स्टार्च होता है। ये भी जो है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ये बस अभी ये नाम आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी के पास स्टोर्ड फूड है स्टार्च, थियोफाइसी कंटेन्स मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, एंड रोडोफाइसी कंटेन्स फ्लोरिडियम स्टार्च। देन सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल में तीनों में पहले आंख बंद करके सेलुलोज लिख लेना आपको, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, 1 में 1 लिखेंगे, एक ही है सेलुलोज।
2 में 2 लिखेंगे, सेलुलोज एंड एल्गिन 3 में 3 लिख दीजिए। सेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर भी होगा। कितना बढ़िया ट्रिक है या नहीं, बताइए। फर्स्ट वाले में 1 ही लिखना है, सेकंड वाले में 2 लिखना है, थर्ड वाले में 3 लिखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके फ्लैजेला के बारे में बात करते हैं। सोचिए, फ्लैजेला जो है एल्गी में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एल्गी में प्रेजेंट है ना। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया क्या है? रोडोफाइसी में कहानी खत्म है ही नहीं। सबसे अच्छा तो यही होता ना कि है ही नहीं तो क्या पढ़े, क्या है, कितना है, कहाँ है, ठीक है। बचा 2, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजेला का नंबर है 2 से 8 तक में कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 2 से 8 तक हो सकता है। सबके साइज बराबर बराबर होंगे। एपिकल मतलब एक ही साइड के छोर पे प्रेजेंट होगा सबका। थियोफाइसी में क्या है? 2 हैं, साइज उनका बड़ा छोटा हो सकता है, अनइक्वल साइज में है, लेटरल है, आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। और जब हम यहाँ पे हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो हैबिटेट में सबसे अच्छी बात क्या है? ग्रीन एल्गी तो वही कॉमन वाला है, आप लोगों ने खूब देख रखा है भर भर के ग्रीन एल्गी जगह जगह। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ग्रीन एल्गी नहीं देखा। कोई ऐसा बच्चा है कि आपकी क्लास में जिसने ग्रीन एल्गी नहीं देखा? ग्रीन एल्गी तो देखा है ना सबने, यस मैम। है ना। अब यहाँ पे इसके हैबिटेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक आपके पास है, देखिए, फ्रेश वाटर तो सब में आएगा नो डाउट, लेकिन सिर्फ जब हम यहाँ पे थियोफाइसी के बारे में करेंगे तो फ्रेश वाटर यहाँ पे रेयरली ही कोई ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। आपने कभी अपने घर के आसपास के गटर में, पॉन्ड में, रिवर में, स्टैग्नेंट वाटर में ब्राउन एल्गी देखा है क्या? नहीं देखा होगा आपने, रेयरली पाया जाता है वहां पे, ठीक है। फ्रेश वाटर में रोडोफाइसी रेड एल्गी जो है काफी कम पाई जाती है। सवाल ये उठता है, ये ब्रैकिश वाटर हर जगह लिखा है, व्हाट इज दिस? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रैकिश वाटर, आपको बोलना है ऐसा पानी, ऐसा वाटर which salinity is more than fresh water but not as much as marine water। क्या मतलब हुआ? इसके पास जो सैलिनिटी है, इस पानी के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है फ्रेश वाटर से तो ज्यादा है, लेकिन मरीन वाटर जितना भी नहीं है उससे कम है इसके पास, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर सब में आएगा। फिर क्या है? सॉल्ट वाटर और सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर में, ये नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। ये कोने में छुपा हुआ सा एक छोटा सा पॉइंट है और क्वेश्चन बन गया आपके नीट के एग्जाम का कि सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर में, सबसे ज्यादा सी या ओशन में पाया जाने वाला एल्गी जो है वो कौन सा है? तो आपको रोडोफाइसी लिखना है। वहां पे क्या लिखना है? रोडोफाइसी लिखना है। ये टेबल याद हुआ सबको? यस और नो, जल्दी बताइए। यस। याद हुआ सबको? कोई समझ नहीं आया, आंसर नहीं कर रहे, समझ आया सबको? मैम थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर और एक दो मतलब ब्रैकिश वाटर देखिए, अच्छा फ्रेश वाटर का क्या मतलब होता है पहले ये बताइए। मैम जो मैम बहता फ्रेश। हुआ पानी। हाँ मैम। फ्रेश, नहीं 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 नहीं, देखिए फ्रेश वाटर का मतलब ना, फ्रेश वाटर मरीन वाटर बह रहा है, रुका हुआ मैम है, पॉन्ड्स उसका और मतलब लेक्स नहीं है, में ठीक है। पानी। हाँ देखिए, फ्रेश वाटर का मतलब है ना जिसमें नमक कम है। और क्या मैम साधन बताऊं, सैलिनिटी कम बताइए। है। हाँ, सैलिनिटी कम है जिसमें, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ, मैं क्यों इतना आपको पैनिक करूँ, है ना। नोट करके लिख लीजिए ब्रैकिश वाटर। तो जब आपसे कोई पूछे कि फ्रेश वाटर क्या है तो आप वहां पे चुपचाप बोलिए भाई फ्रेश वाटर का मतलब है उसके पास सैलिनिटी कम है। आप जिस पानी को पी रहे हैं फ्रेश वाटर है, आपको जो रिवर में मिलता है फ्रेश वाटर है, आपके जो आजू बाजू कहीं पॉन्ड में होगा वो फ्रेश वाटर है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकिश वाटर की बात आती है तो ब्रैकिश वाटर का मतलब है ऐसा वाटर, ठीक है, वाटर that is saltier than फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर जैसा भी फ्रेश नहीं है, सैलिनिटी उतनी भी कम नहीं है, है ना। सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर
लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मैरीन है तो हम क्या करें, क्या नाम दें इसको, तो हमने ब्रैकिश वाटर बोल दिया इसको। सॉल्टियर दैट इज सॉल्टियर देन फ्रेश मैम वाटर। ब्रैकिश वाटर का सैलिनिटी क्या सी और ओशन से कम होता है? बिल्कुल, नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर। बिल्कुल, देखिए मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। अच्छा मैं नीचे देख के टाइप करूंगी, इधर ही जा रहा है। चलिए, एज सी वाटर। बस अब आया समझ में? अब ठीक है, सबको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक हाँ है, मैम। यस चलिए। मैम। जब वैसा होगा ना रनिंग वाटर या फिर स्टैगनेंट वाटर, तो वो लिख ही दिया जाएगा वहां पे, फ्रेश वाटर का, ब्रैकिश वाटर का, मरीन वाटर का, बहते हुए पानी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आज के बाद से याद रखिएगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? यस मैम। चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द name that algae which is used by space travelers as, कोलल। हाँ ठीक है, फूड सप्लीमेंट। आंसर क्लोरेला हो जाएगा। Then name the green algae, क्या लिखेंगे? क्लोरोफाइसिन। Then mention the specific pigment of ब्राउन एल्गी। बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, जब मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगी ना तो सिखाऊंगी आपको, है ना। बट अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विच प्रोवाइड्स ब्राउन कलर। फ्यूकोजैंथिन, क्या है ये? फ्यूकोजैंथिन। which plant category which plant category is referred as primary producers in aquatic ecosystem? अब क्या होगा? aquatic
इकोसिस्टम। आंसर में एल्गी लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पेज पे मूव करें हम लोग। ये नोट हो गया सबसे। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। Name the brown algae. Theophysi. Then mention the reserve food in Rhodophysi. Floridian starch. Floridian starch. रिजर्व फूड के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसमें से जो बचा हुआ है, सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कभी नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसान सा पार्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आसानी से याद होता है। एसएमएस मैंने ट्रिक बता ही रखा है, एक में स्टार्च होगा, एक में फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, और बीच वाला जो आएगा वहां पे क्या होगा, उसके पास लैमिनेरिन और मैनिटॉल होगा। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे। Which algae are used in preparation of ice cream and jellies? Gracilaria and Gelidium लिख लीजिए। And Gelidium. नेक्स्ट लिखिए। Name the reserve food in brown algae.
आंसर लिखिए। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। नाइन mention pigments of rhodophysin। मतलब क्या हुआ, आपको ये भी लिखना है यहाँ पे, इसके पास जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है, इसके पास फाइकोइरिथ्रिन भी है। तो ऐसे इसका आंसर लिखा जाता है क्लोरोफिल ए, फिर कॉमा डालिए, तो अलग से लिखिए अगर एग्जाम में आया तो, क्लोरोफिल डी, लास्ट में मैंने बोला था डी डालेंगे, एंड फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन भी बोला जाता है इसको, फाइकोइरिथ्रिन। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको करना है खुद से, एज यूजुअल पता ही आपको क्या होना है। 10th क्वेश्चन इज differentiate between chlorophycin, theophycin and rhodophycin। टेबल बनाना है आपको इसमें, ठीक है। अभी ज्यादा पैनिक नहीं होना, अभी मैंने डिटेल नहीं कराया आपको, सिर्फ टेबल बनाने के लिए मैंने दिया है। जब पूरा कराऊंगी ना तो 10-10 पॉइंट का डिफरेंस जाएगा सब में, बट आपको अभी उतना पैनिक नहीं होना। अभी आपको क्या करना है, बेसिक जो है डिफरेंसेस बस कर लेना है। टेबल यहाँ पे बना देना इसके नीचे। इतने क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी को? आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। लीव करूं मैं? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू Bye, मैम। ma'am. गुड 10 minutes, ma'am.